हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सो वेलकम ऑन दिस येट अनदर फ्राइडे सेशन, जहां हम लोग बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वो है बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं काफी टाइम से। और आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत ही बताऊंगा किस तरह से आप वेरियस रेशियोज यूज कर सकते हैं समझने के लिए कि बैंक की पोजीशन क्या है। काफी मैं इंटरलिंक बताऊंगा, और नो आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक बैंक को दूसरी बैंक से कंपेयर किया जाए, और आगे जाके क्या होना चाहिए जिससे बैंक के प्राइस वापस बनेंगे। क्योंकि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई टच किया है लेकिन बैंक्स ने इतना परफॉर्म ही नहीं किया है, तो वही आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो बने रहिए एंड तक। और गाइस इस सेशन में ना हम लोग बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों की। तो चलिए देखते हैं बैंक्स का अभी तक ओवरऑल क्या पोजीशन रही है। तो मैं डायरेक्टली आपको चार्ट्स दिखाऊंगा, चार्ट से हम लोग ट्राई करेंगे समझने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज की भी हम लोग बात करेंगे, सो दैट ना वहां से आपको काफी हद तक पता चलेगा। अगेन 1 मिनट, लेट मी ओपन दैट। और दूसरी बात, अगर आपको बीच में कुछ पता ना चले तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम। होप आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वाई फॉर यस एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑल्सो। ओके, जस्ट अ मिनट, यस। ओके, सो जब हम लोग बैंक की बात करते हैं तो ओवरऑल बैंक्स ने ना, देखो अगर कंपेयर टू अदर बात करें तो काफी अंडर परफॉर्म किया है। ओके, एंड प्राइवेट बैंक्स ने खास करके, प्राइवेट बैंक जैसे नो, अगर निफ्टी की बात करें या किसी भी बात करें ना, कंपेयर टू पीएसयू बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एट द एंड ऑफ द डे अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन क्या यहाँ से रिकवरी होगी? तो पहले हम लोग है ना कुछ मैट्रिक्स समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो समझते हैं बैंक के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा आपको क्या देखना है और बैंक क्यों नीचे जाए वो भी आपको पता जाए। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी सब विंडोज ओपन करके रखे, नहीं तो क्या होगा कि वो दिखाने में बहुत टाइम चलेगा, मुझे टाइप करने में भी टाइम चलेगा, इसलिए मैंने सब विंडोज ओपन रखी है। पहले हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। ओके, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को नेट इंटरेस्ट मार्जिन पता है? क्या है, क्या मीनिंग क्या है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का, पता है आपको? अगर है तो जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स गाइस। मैं एक मिनट जरा देख लेता हूँ। यस, 1 मिनट, या ओके, जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। तो बेसिकली नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कुछ नहीं। देखो, अगर अगर बेसिकली समझ लीजिए कि आपको लोन लेनी है, करेक्ट। अब लोन लेनी है तो पैसे कहाँ से आएंगे बैंक के पास? वो कहीं से डिपॉजिट से आएंगे। तो समझ लो 100 कस्टमर आते हैं बैंक में और 1 लाख की डिपॉजिट देते हैं। ओके, सो 100 इंटू 1 लाख कितना हुआ? 1 करोड़ रुपीज का मार्केट बैंक के पास कॉर्पस आता है। तो वो जो डिपॉजिट रखते हैं उस पर समझ लो 5 या 6% इंटरेस्ट पे करते हैं, 5% के पे करते हैं। फिर बैंक क्या करती है, वो 1 करोड़ रुपीज को किसी और 3-4 कस्टमर को जैसे होम लोन देती है, वहां वो समझ लो 9% चार्ज करती है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है? सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, 9 - 5% विच इज 4%। ओके, दैट इज अ नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो 4% नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, करेक्ट, ये देखो, ये मैंने ना सिंपल एग्जांपल है, यहाँ से एक्सपेंसेस भी करते हैं, तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन हुआ। अभी ये अगर समझ लो बैंक ने, आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, समझ लो 0.50 बेसिस पॉइंट से, तो बैंक क्या करेगी? डिपॉजिट रेट को नॉट डिपॉजिट, लोन रेट को 9 से 9.5% ले जाएगी तुरंत ही उसी दिन, लेकिन वो डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ाएगी। तो अभी कितना हो गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन? 9.5 माइनस 5 इज 4.5। अर्लियर कितना था? 4। तो इस तरह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ भी जाता है। तो ये एक मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताना चाह रहा था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन किस तरह से देगा। क्लियर है तो जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स गाइस। जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, सॉरी, ये कुछ दिख रहा है आपको बीच में। ठीक है, तो ये है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अभी हम लोग बात करते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कैसे देखना है आपको। ओके, सो टॉकिंग अबाउट नेट इंटरेस्ट मार्जिन, पहले हम लोग क्या करते हैं कि सभी बैंक्स का चेक कर लेते हैं। मुझे यहाँ पता नहीं क्यों कमेंट बॉक्स दिख नहीं रही है। कमेंट आ रही है ना आपको कमेंट बॉक्स में? जस्ट अ मिनट गाइस, आई जस्ट चेक इट हियर। ओके, लाइव चैट्स, ओके, या हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो ओके, गॉट इट, गॉट इट। हाँ, सो क्लियर है। अभी चलिए,
अभी बैंक्स की बात करते हैं तो ये आपको गाइस ये दिख रहा है, आई नो मैंने ज़ूम करने को ट्राई किया है, आपको ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा देखने में, लेकिन ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिख रहा है आपको यहाँ? ओके, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेसिकली अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा नहीं होगा, तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। ओके, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप देखो तो कोटक जब हम लोग बात करते हैं कि ये कौन से ईयर की बात करें, कि ये 31 मार्च 23 की बात करें हम लोग, ओके, तो मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। ओके, सो 31 मार्च 23 की सितंबर की बात करें ना, तो आप देखो कोटक महिंद्रा बैंक का पहले 5.75 था, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो नीचे-नीचे आते-आते अभी वो 5 आ गया है। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक का भी नीचे आया है, एक्सिस बैंक का भी नीचे आया है, एचडीएफसी बैंक सबका नीचे आ रहा है। क्या रीजन है? एक साथ सभी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अब यहाँ मैंने क्या कौन सी बैंक ली है, देखो कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सभी बैंक ली है मैंने, सो दैट आपको कंपैरिजन पता चले। यहाँ मैंने एसबीआई लिया है कि नहीं, एसबीआई भी लिया गया है। ओके, तो सभी बैंक्स यहाँ आ जाती है, जिससे आपको पता चले कि भाई किस तरह से अभी ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ये चल रहा है कि अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबके नीचे आ रहा है, सबके नीचे आ रहे हैं। उसके रीज़न क्या है? देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसलिए नीचे आ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपका बेसिकली डिपॉजिट भी बहुत कम हो रहा है, कासा रेशियो बहुत ही कम हो रहा है, ओके? और आपका जो मार्जिन कम इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड भी बढ़ रहा है। देखो कॉस्ट ऑफ फंड कैसे क्या होता है, देखो अगर आपको पैसे देने हैं, ओके, तो डिपॉजिट तो है, प्लस बैंक बोरोइंग भी करती है। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है तो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाता है। तो वो कॉस्ट ऑफ फंड जब बढ़ेगा ना, तो आपका खर्चा बढ़ेगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है कि आप कितना दे रहे हो, ओके, डिपॉजिट में, और आप यहाँ लोन में कितना है, वो उसका डिफरेंस होता है। तो जस्ट टू शो यू कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर मैंने ओपन करके रखा हो, तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू। यस, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ओके, एंड या कॉस्ट ऑफ बोरिंग, या हियर इट इज कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो आप यहाँ देख रहे हो कॉस्ट ऑफ बोरिंग, अगर हम लोग बात करें जुलाई 22 में, वो कितनी कम थी, कितनी कम थी, ओके, 3.89, 3.8 सभी बैंक्स की, 3.7। वो आप देखो धीरे धीरे जैसे ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, बैंक कितने से बोरो कर रही है वो दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हो सितंबर 2022 से स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जा रहे, और अब यहाँ जाके अभी ये देखिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी हाई होगी। अभी आप देखो एक्सिस के लिए 0.54, कोटक के 5.1, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.06। तो आपने देखा 1.5 साल में, यानी आप बोलो सितंबर 22 से जून 24 में कितना बोरोइंग बढ़ गया, ऑलमोस्ट 40-50% से। Guys, are you getting it? If you are with me, then just type W with you in the chat box. मैं आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बताऊं कि बैंक्स जो पैसे उधार में लेती है बाहर से, एक होते हैं आरबीआई से, कहीं और से, कहां से भी अगर वो लेती है, तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हुई। तो अगर आपको ये पता चला है, जस्ट टाइप W। मैं आपको पूरा सर्कल बता रहा हूँ कि किस तरह से बैंक बोरोइंग कर रही है, किस तरह से उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यस, सो टाइप इन द चैट बॉक्स सो मुझे पता चले यू आर विथ मी, ओके। तो ये आप देखो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ये बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अभी ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जैसे जैसे बढ़ती है, तो क्या होता है रिवर्स में, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन नीचे आने लगता है, ओके। एस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप बोलोगे चलो तपन ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा थे, लेकिन कल होके समझ लो इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं। इंटरेस्ट रेट कब नीचे आएंगे? जब यूएस में फेड रेट कट होगा, जब इंडिया में रेट कट होगा। अब यूएस ने बोला है कि इस बार जुलाई की मीटिंग थी, लेकिन 31 जुलाई में किया नहीं। लेकिन कल जो डेटा आया यूएस में बहुत ही खराब आया, यानी इतने अच्छे नहीं आए, और सडनली ऐसा लग रहा है इकोनॉमी बहुत गिर रही है, और बात ऐसे होने लगी कि क्या यूएस रिसेशन में जाएगा। तो ऐसे तो 98% पक्का है कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होगा, लेकिन
अभी ऐसा लग रहा है यूए शायद सबको यूएस में कि ये थोड़ा हमने ज़्यादा डिले करे, रेट कट आ जाना चाहिए था। तो अगर यूएस रेट कट करेगी, जापान ने तो कल भई कुछ किया नहीं, लेकिन हाँ, वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात है, लेकिन इंडिया में भी कट होगा। ये कट होगा तो यहाँ निम में थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन निम का दूसरा एक भी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको बताऊँगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी कम होगी, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा। गाइस, मुझे पता है ये मैं थोड़ा आज बहुत टेक्निकल बोल रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी, अगर ये सब कॉन्सेप्ट आप समझोगे, आपके लिए बैंकिंग इंडस्ट्री समझना काफ़ी ईज़ी रहेगा। Okay, so are you getting it? If you are yes, then just type Y for yes in the chat box. तो ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट पीक पे है। कल उके अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे जाएगी। ओके, यस, जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। अभी ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखो, ये सबकी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 4.5 से सभी बैंक्स की है। अभी जैसे मैंने बोला, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी ऊपर से अभी ये वापस नीचे आ रहे हैं, और उसमें एक दूसरा पॉइंट भी जो हमें देखना पड़ेगा वो है कासा रेशियो का। अब कासा रेशियो क्या होता है? देखो, कासा रेशियो बेसिकली ये होता है कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, तो ये है कासा रेशियो। ओके, अब कासा रेशियो, ओके, यस, यू आर गेटिंग इट, नो? रुशन, रतन, संतोष, नलिनी। ओके गाइस, गाइस अगर पता नहीं चला है तो टेंशन मत लो, एक बार वापस वीडियो देख लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझने की ट्राई करना, क्योंकि ये थोड़े आज मैं थोड़े भारी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो आई अंडरस्टैंड काफी लोगों को, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो रहेगा तो आप रिपीट में देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कासा रेशियो की। अभी कासा रेशियो क्या है? कासा रेशियो है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट यानी आपका जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है ना, वो कासा रेशियो होता है। अभी ये कासा रेशियो एक कहते हैं एक तरह का रॉ मटेरियल है बैंकिंग, बैंक्स के लिए। ओके, बैंक्स के लिए एक तरह का रॉ मटेरियल है। किस तरह से रॉ मटेरियल? क्योंकि जैसे, क्योंकि वहां से उनको एक लो कॉस्ट फंड मिलते हैं। आप समझो, अगर आपका सेविंग अकाउंट में आपको 4% वो दे रहा है इंटरेस्ट रेट, लेकिन वही चीज वो लोन में 9% चार्ज कर रही है बैंक। लेकिन अगर वही वही फंड अगर बैंक बाहर से बोरो करती है तो उनको 6, 7, 8% भी देना पड़ेगा। करेक्ट? तो एक तरह का चीप रॉ मटेरियल है। तो आज तक एचडीएफसी ने क्यों सब मींस एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक ने क्यों इतना कमाया है? क्योंकि उनके कासा रेशियो बहुत ही हाई थे, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बहुत ही हाई थे। लेकिन अगर जैसे यहाँ यहाँ देखो, ये कौन सा साल है मैं बताता हूँ, ये 2021-22 से, ओके, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो कासा रेशियो तो कोटक महिंद्रा बैंक का 60% था। 2021 दिसंबर 2021 की बात है। एचडीएफसी बैंक का 47 था, एसबीआई का 45 था, पीएनबी 45, सबके ऑलमोस्ट 44% के ऊपर थे कासा रेशियो। अब देखो बाद में ये धीरे 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 नीचे जाए, और कोटक महिंद्रा बैंक का वहां कहां से ऑलमोस्ट 60 से अभी कहाँ आ गए देखो। अभी हम लोग 30 जून की बात कर रहे हैं तो सभी कहाँ है? 43, 40, 40, 39, 36, इतने कम हो गए। तो उनका रॉ मटेरियल ही कम हो रहा है। करेक्ट? अब चलो मुझे बताओ, अभी आपको पता होगा कासा रेशियो ये कम क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट नीचे इतना जा रहा है? क्यों जा रहा है? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? है फटाफट, फटाफट लिखिए आप। तो कासा रेशियो के नीचे जाने की वजह से क्या होता है, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ती है, जो आपने देखा स्लोली एंड ग्रेजुअली वहां भी बढ़ाई होती है। इंटरेस्ट रेट तो हाई है, तो क्या होता है, आपको फंड बाहर से बोरो करने पड़ते हैं और वो हायर इंटरेस्ट रेट में आते हैं। करेक्ट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके वजह से भी कासा रेशियो में बहुत प्रॉब्लम, ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी प्रॉब्लम होते हैं। गाइस, 1 मिनट। अच्छा, और दूसरी बात आपको मैं ये बता दे, ये कासा रेशियो जो होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई एक बार कम होने लगा तो तुरंत बढ़ जाता है। नहीं, ये इसलिए होता है कि ये जो हुआ है, यस, मनी मूविंग टू इक्विटी, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, करेक्ट, करेक्ट, रतन, श्री, महापाल, करेक्ट।
बेसिकली मार्केट इतना हाई है कि मनी इज मूविंग टू म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी, खास करके एसआईपी बहुत हो रही है अभी, बहुत ही ज्यादा एसआईपी हो रही है। और उसके वजह से क्या हो रहा है कि फंड जो होता है वहां अकाउंट में, अभी कोई 5 लाख 10 लाख रुपए रखना नहीं चाहता है अकाउंट में, उनको फंड ट्रांसफर करके इक्विटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एफडी में रिटर्न कितना मिलता है, 3-4%। अगर आपको 15-20% कमाना है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में आना पड़ेगा। ओके, तो उसके वजह से वहां पैसे मूव हो रहे हैं। तो यहाँ कासा रेशियो भी डाउन, और ये आरबीआई गवर्नर ने शशिकांत दास ने बोला था कि भाई कासा रेशियो बैंक्स के बहुत ही कम हो रहे हैं, बैंक्स को कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करेगी बैंक? अब किसी को रोक तो नहीं सकते ना। अब एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है, मेरी सैलरी से पैसा आया मेरे बैंक अकाउंट में और मुझे बैंक से कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं तो मुझे जहां अच्छा रिटर्न मिलेगा वहां जाऊंगा ना, उसमें गलत ही क्या है? तो ये जो मुहिम चालू हुई है, मुझे नहीं लगता ये स्टॉप होगी इतना इजीली, ये स्टॉप इतना इजीली मूव होगा। तो ये एक वरिंग पॉइंट है बैंक के लिए, और ये सबसे बड़ा वरिंग पॉइंट है। अगर आप बोलो कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी जो हुआ मचा है वो किसका है? कासा रेशियो। कासा जो आपका रॉ मटेरियल है वो ही नीचे जा रहा है, उसकी कॉस्ट वो नीचे जा रहा है, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में। गाइस होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं भी बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ कि ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। आई नो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन ये जानना बहुत ही जरूरी, क्योंकि बैंकिंग है ना, आपका इंडेक्स का 30-35% है। अगर आप निफ्टी की बात करो या बीएससी के, 30-35% बैंक से सबसे हाईएस्ट वेटेज जो होता है, यानी फाइनेंशियल सेक्टर के, उसमें बैंकिंग भी आ गई, एनबीएफसी भी आ गई, सब आ गई। लेकिन ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने की यहाँ प्रॉब्लम है। यस, करेक्ट कैलाश, बिमल, राजेश, मिलिंद, तो कीप दिस इन माइंड गाइस। होप आपको वैल्यू मिला, अगर मिल रहा है तो गाइस जस्ट लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक बटन दबा देना, क्योंकि आप यहाँ आए हो, टाइम दे रहे हो, लेकिन प्लीज लाइक, तो मोस्ट एंड मोस्ट लोगों को ये देख पाएगा। तो जस्ट लाइक बटन दबाएं, एटलीस्ट 100 लाइक चाहिए मुझे, एंड जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू इफ यू आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ दिस, ओके, जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू। तो ये कासा रेशियो अभी एक बड़ा हेडेक हो गया है सभी बैंक्स के लिए, कि भाई अभी करना क्या है। आरबीआई के लिए भी बड़ा हेडेक हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज है। अगर आपका कासा रेशियो नीचे जाता है तो आप बाहर से ज्यादा बोरोइंग करते हो और आप किसी और को देते हो और वहां डिफॉल्ट होता है, तो कासा रेशियो जितना होगा तो उनके उनके बेसिकली कहते हैं ना कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। तो ये है कासा रेशियो, ओके। अभी तो ये एक पता चला कासा रेशियो का। अभी हम लोग बात करते हैं अनदर एक इंपॉर्टेंट रेशियो जो है एनपीए, वो है ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ग्रॉस एनपीए होता है, नेट एनपीए, ओके। तो ग्रॉस एनपीए में जितना प्रोविजन आपने ऑलरेडी कर दिया उसके बाद आता है नेट एनपीए, ओके। लेकिन नेट एनपीए से आने से पहले एनपीए कैसे बढ़ता है, देखो, जैसे जैसे स्लिपेजेस बढ़ते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, उस तरह से एनपी बताए। यस, यस, दीपू कांता, रशियो, अमितवा, एक कदम, नलिनी, सिमरन, सरोज, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो स्लीपेजेस जैसे जैसे बढ़ते हैं आपका एनपीए बढ़ता है, और इसलिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा स्लीपेजेस को। अभी यहाँ देखिए, ये एक फ्रेश स्लीपेजेस का ये एक ग्राफ है जो आपको बताए कि भाई क्वार्टर टू क्वार्टर कैसे। अभी 2018 में देखिए, यस यस, प्लीज लाइक द वीडियो, यस, लाइक बटन जरूर दबा देना, ओके। तो ये देखो पीएनबी का 40,000 करोड़ 2018 में, अभी वो नीरव मोदी होगा या कुछ भी स्कैम होगा उस टाइम पे, एसबीआई का 33,000, एक्सिस का 16,000, ऐसे ऐसे बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा को सबके ज्यादा थे के। अब ये धीरे धीरे धीरे, यहाँ एचडीएफसी बैंक डाला है कि नहीं डाला है? हाँ डाला है, ओके। ये धीरे धीरे नीचे आता गया 2018, 19, 20, और अभी ये बहुत ही कंट्रोल में। अगर आप देखो तो स्लिपेजेस तो बहुत भी कंट्रोल हो गए, इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक तो कहां से कहां आ गई, ठीक है। आप देख रहे हो स्लिपेजेस कहाँ थे और कहाँ आ गए, और वही एक रीजन है जिसके वजह से आप यहाँ देख सकते हैं नेट एनपीए की। अगर मैं बात करता हूँ, नेट एनपीए कहाँ है, यस ये रहा। सो अगर मैं नेट एनपीए की बात करूं, एक समय पे आप देखो
पीएनबी का 11% था, स्टेट बैंक का 5.7 था, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.49, नेट एनपीए आईसीआईसीआई बैंक 4.7, क्योंकि उस टाइम पे 2018 की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक कॉर्पोरेट लैंडिंग करता था। ओके, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया 0.09, एचडीएफसी बैंक 0.04, 2018 से, यानी उससे पहले से ही एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में इतना कंट्रोल, इसलिए इसने बम्पर रिटर्न दिए ओवर द इयर्स, क्योंकि जो एसेट क्वालिटी मेंटेन करना उनको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। ओके, तो फिर आप देखो जैसे जैसे आपके स्लिपेजेस कम हुए क्वार्टर टू क्वार्टर, आपका नेट एनपीए देखो गिर रहा है, 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 और अभी देखो क्या हालत है। अभी आप यहाँ देखो तो होप आपको दिख रहा है गाइस, मैं एक बार थोड़ा देख लेता हूँ अगर इससे ज्यादा पता चलता है तो, लेकिन इसमें फिर ईयर दिखता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस माइनस कर दूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 0.69, पीएनबी 0.6, आईसीआईसीआई बैंक 0.4, एचडीएफसी 0.3, यानी सब नीचे है, सब नीचे है। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई सब नीचे आ गए, और इसलिए ही अभी क्या हो गया, हम लोग एक ऑप्टिमम लेवल पे एनपीए पे आ गए। अब एनपीए जीरो तो नहीं कर सकते ना, क्या जीरो हो सकता है? जस्ट टाइप यस और नो, वाईफाई यस एंड नो, क्या ऐसा हो सकता है कि आप करोड़ लाखों करोड़ों की लोन दो और एनपीए कुछ हो नहीं? हाँ, जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। अगर इसका मतलब हाँ नहीं होगा, यानी और कितना आप बचा लोगे? अभी देखो कौन से प्राइस बढ़े हैं, इसलिए आपने देखा पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई ने क्यों बम्पर रिटर्न दिया कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक और उसके सामने, क्योंकि ये जो एनपीए कम होते हैं तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है ना, जो पहले नहीं था। इसलिए पीएसयू बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक, क्योंकि प्राइवेट बैंक ऑलरेडी ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा था। आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म क्यों किया एचडीएफसी बैंक को इतने सालों में? क्योंकि जो इतना हाई एनपीए था वो नीचे आया, उसमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, जबकि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक सब अपने लेवल पे ही थे। Got it? Then just type G for got it, guys. Hope you are getting my क्यों पीएसयू भागे है इस समय पे, और ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी कौन सी पोजीशन है? अभी ये पोजीशन है कि पीएसयू भी ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए, तो ये सबका एनपीए तो अभी कंट्रोल में, और इसमें हाथ नो डाउट अबाउट इट आरबीआई के, जिस तरह से आरबीआई ने पकड़ के रखा सभी बैंक्स को कि भाई छोड़ना नहीं है, ओके, कुछ भी होके एनपीए नीचे लाना है, उनको बहुत ही बड़ा क्रेडिट जाता है। और ये इससे ये भी पता चलता है ना कि सिस्टम भी कितना अभी प्रॉपर है अपना, ओके, और कहते हैं कि नो लीकेजेस कम है, तो ये सब चीजें, और बेसिकली जो ऑपरेशन और कंट्रोल है बैंक्स के वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए। देखो यही होता है, अगर आप नॉर्मल मार्केट में अगर भी देखोगे ना कि कोई भी एरिया, कोई भी सेक्टर में, जब वो सेक्टर बहुत ही बूम में होता है तब स्कैम होते हैं, ये सब होते हैं, फिर वहां से आप सीखते हो, रेगुलेटर सीखते हो, और फिर वो टाइट होते जाते हैं, और अभी देखो इतने नहीं हुए। जैसे हम लोग सेबी की बात करें तो सेबी भी क्या था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, ये सब हुआ, तब सेबी के पास कोई हथियार ही नहीं था, और कहते हैं ना कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे उस पे, उनके उनके पास कोई औजार ही नहीं था, नो वेपन्स। नाउ सी सेबी तो पकड़ लेती है सबको, नाउ सेबी हैज बिकम वेरी पावरफुल, similarly RBI has become very powerful, and that is a good thing, then only you can control such a big market। वो एक शैलो मार्केट था, और कोई भी इकोनॉमी टाइम लेती है सीखने में, देखो ये सालों लग जाते हैं। हम बोलते हैं कि भाई नीरव मोदी ये हो गया, विजय माल्या का हो गया, सत्यम का हो गया, लेकिन वो जो केस स्टडी हुए, इवन वाधवा, राणा कपूर, ओके, इवन डीएचएफएल, वो सब एक केस स्टडी रहे रहे हैं रेगुलेटर्स के लिए कि भाई आगे जाके अगर स्कैम को रोकना है तो हमें क्या करना है, कैसे स्क्रू टाइट करनी है बैंक्स की, और वो स्क्रू टाइट करने में आप देखो ये हो रहा है, देखो पूरा नीचे आ रहा है। अभी द प्रॉब्लम इज, अभी अगर हम लोग इवन दूसरा एक मैं आपको रेशियो बताऊंगा, बाद में हम लोग बात करेंगे क्यों बैंक्स मूव नहीं हो रहे, वो भी बात करेंगे। पहले आप ये समझ लो, आप क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। अब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वो होता है कि आप कितना क्रेडिट देते हो कंपेयर टू योर डिपॉजिट, और
ये नॉर्मली अगर 100 के ऊपर होता है ना, तो एक बड़ी साइन होता है कि यानी आपने ज्यादा क्रेडिट दिया लेकिन आपका डिपॉजिट कम है। अब क्या होगा कि अगर कासा रेशियो आपका नीचे आ रहा है, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो तो ऊपर ही जाएगा। तो देखिए ये आप यहाँ से देख सकते हो कि ओवर द इयर्स, ओके, जैसे एचडीएफसी बैंक एंड वो सब में 87 88 वो सब था। अभी देखो सडनली एचडीएफसी बैंक का 110 107 गया, क्यों? क्योंकि उनका कासा रेशियो तुरंत ही नीचे आ गया है। कासा रेशियो नीचे आया, इसके वजह से क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बना। अब जब ये 100 के ऊपर चला जाता है ना, 90 के ऊपर, फिर बैंक ज्यादा लैंड नहीं करती है। बैंक ज्यादा लैंड नहीं कर पाती है क्योंकि वो एक रिस्की सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आप लैंड नहीं कर पाओगे, अगर आप ज्यादा लैंडिंग, तो आपकी इनकम कम होगी ना, करेक्ट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई कि कहाँ किस, और इसलिए मैंने बोला कि कासा एक रॉ मटेरियल, अगर कासा रेशियो बहुत गिर गया तो आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बहुत ऊपर चला जाएगा, फिर आपका लैंडिंग में इंपैक्ट आएगा। ओके, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये जो कासा गिर रहा है उसके मल्टीपल इंप्लीशन हो रहे हैं, यानी मल्टीपल इंपैक्ट हो रहा है अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर। और फिर आरबीआई आपको अलाउ नहीं करता है कि आप ज्यादा क्रेडिट दीजिए। जो देखो ये एचडीएफसी बैंक 85 से कैसे 100 पहुंच गया, वही रीजन था क्योंकि कासा रेशियो सडनली गिरने लगा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। इफ यू गॉट इट देन जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट इन द चैट बॉक्स गाइस, समझे? तो ये एक मैट्रिक्स आपको समझना है कि क्यों क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर दूसरा एक रेशियो जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो हो गया, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो। अब कॉस्ट टू इनकम रेशियो में क्या है कि ओवरऑल अगर आप कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखो तो वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें ज्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा गर्म पड़ा है लेकिन इतना भी नहीं पड़ा है। लेकिन मेन मेन जो मैंने बोलना चाहता था कि बेसिकली ये कासा रेशियो की वजह से क्रेडिट टू डिपॉजिट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ रही है आपकी। तो अभी ओवरऑल अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर में देखें कि हालत ये हो गई है कि ये एक मैट्रिक्स को इम्पैक्ट की वजह से समय, तो यहाँ एक ही तरह से बैंक्स बढ़ेगी कि जब कासा रेशियो में इंप्रूवमेंट है। अब वो कैसे आ सकता है? क्योंकि एक दो पॉइंट मैं जो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ यहाँ कि देखो अभी इंटरेस्ट रेट ऑन अ हायर साइड है, कल होके इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाले हैं। तो अगर कल उठ के नीचे जाने वाले, या संतोष, नलिनी, सुरेश, गिरीश, तो एक बात बताइए कि अगर इंटरेस्ट रेट कल उठ के सितंबर से नीचे जाएंगे तो आपका डिपॉजिट रेशियो जो परसेंटेज है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? इट विल गो अप और डाउन, जस्ट टाइप डी फॉर डाउन और यू फॉर अप। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो आपका डिपॉजिट रेशियो कहाँ जाएगा, वो मुझे बताए, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी कि कल उठ के अगर डिपॉजिट रेशियो भी अगर आपका नीचे जाता है तो फिर और कासा रेशियो में तो और पब्लिक बैंक सेविंग्स में नहीं रखेंगी, वो मार्केट में रखेंगी, वो म्यूचुअल फंड एसआईपी में करेगी। तो बैंक को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कहाँ से वो मोबिलाइजेशन करे ये डिपॉजिट का और वो सब का, कैसे उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे जाए। नहीं तो यहाँ एक दिक्कत का माहौल रहेगा और वहां से फिर इम्पैक्ट यही होगा कि उनको बाहर से बोरोइंग लानी पड़ेगी और ऊपर से वो क्रेडिट भी ज्यादा नहीं दे पाएंगे। देखो इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट, कह सकते हैं ना कि हैविंग अ करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो फंड रहते हैं ना, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और कहते हैं कि बहुत ही कम एलोकेशन करते थे बाहर, लेकिन अभी की पब्लिक पूरी बदले, अभी जो रिटेल इन्वेस्ट है पूरा अलग है। आज भी आप देखो ये वीक में कैसे रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रहे हैं, करेक्ट? यस, डाउन, करेक्ट, यस, जोसेफ, नलिनी, रतन। तो अगर ये डाउन जा रहा है तो उनके लिए तो और दिक्कत ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गाइस के बैंक्स अभी गिरने लगी या नहीं, ऐसा नहीं होगा। बैंक्स हैव टू एडजस्ट विद द करंट सिचुएशन। वो जो क्लीन रन था अभी तक का, शायद वो इम्पैक्ट हो रहा है अभी। ये इम्पैक्ट पिछले 6 महीने से आ रहा है, पिछले कह सकते 6 महीने से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त फ्लो मार्केट में आया है।
और ऊपर से जैसे डिपॉजिट रेट कम होंगे तो ये डिपॉजिट रेट कम होंगे, ओवरऑल अगर मार्केट और आगे गया तो बैंक के लिए प्रॉब्लम है। तो इसमें इसमें छोटी-छोटी बैंक्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बड़ी बैंक से ज़्यादा छोटी बैंक्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो छोटी बैंक्स होती है ना, वो तो ऐसे भी नेक टू नेक चलती है। उनमें भी कासा रेशियो में अगर प्रॉब्लम आ गया तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए शशिकांत दास जी बोल रहे थे कि भाई कुछ करना पड़ेगा आपको, नई स्कीम लाओ, जो भी लाओ, लेकिन ये सब रेशियोज को ऊपर लाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे जाएगी, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जैसे भी इंटरेस्ट रेट गिरेगा नीचे जाएगी, लेकिन हाँ, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल समेशन में यही आता है कि आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आ सकता है। अभी के रिजल्ट आप देखो तो किसी भी बैंक ने, एक आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, बाकी आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, वो सब तो ऑलमोस्ट नेगेटिव चले गए थे। तो उनका रीजन सबका यही है और कोई कोई खास रीजन नहीं है। नहीं तो अगर अगर देखो, अगर एक आध स्टॉक का प्रॉब्लम होता तो ठीक है, यहाँ तो पूरे सेक्टर का प्रॉब्लम है। तो अब इसमें अकेले बैंकिंग सेक्टर नहीं, इवन यार एनबीएफसी विल कम इनटू पिक्चर। सब जगह, हर जगह ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बैंकिंग में इन्वेस्ट करने के लिए। तो थोड़े पॉइंट्स और हम लोग देख लेते हैं जरा, मैं कि आगे जाके क्या हो सकता है, किस तरह से। 1 मिनट, जस्ट मिनट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, कि एज ए इन्वेस्टर नो आपको क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दैट गाइस, सो पहले तो बैंक्स क्यों परफॉर्म नहीं करे, तो वही है कि जो सबसे बड़ा जो हेडविंड है लार्ज बैंक्स के लिए, वो लार्ज बैंक्स के लिए हेडविंड ये है कि भाई आपके नीम प्रेशर में। ओके, नीम जो है ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका प्रेशर में है। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जैसे प्रेशर में आता है, क्रेडिट ग्रोथ मॉडरेट हो रहा है। अब क्रेडिट ग्रोथ क्यों मॉडरेट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि आपका कैश टू डिपॉजिट और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जितना ऊपर जाएगा, बाद में आप क्रेडिट ज्यादा नहीं दे पाओगे, तो वहां प्रॉब्लम आ रहा है। और आरबीआई भी थोड़ा लिक्विडिटी टाइट कर रहे हैं। आरबीआई भी थोड़ी लिक्विडिटी टाइट कैसे कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ा के। आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम होगा तो थोड़ी लिक्विडिटी रिलीज होगी। So to that extent, most of the banks having no convert through the credit growth to deposit. So credit growth to deposit itself problem में आ रहा है, which means 2 to 4% lower growth than what they were there in the previous 2 years. यानी आगे जो ग्रोथ था उससे नीचे चल रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से आपका क्रेडिट को देखो, बैंक कमाएगी कब, जब वो क्रेडिट देगी, जब वो लोन देंगे, और वहां से जो फंड आएगा, क्योंकि वो हायर इंटरेस्ट रेट में लोन देंगे, तो वहां से वो इनकम ज्यादा जनरेट करेंगे। करेक्ट, तो एक ये पॉइंट है जो आपको समझना है। ओके, नाउ सिमिलरली एज रेट गोज अप, द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी डिक्रीजेस, इन्फ्लिक्टिंग ह्यूज लॉस टू मैनी बैंक। तो वही है, एक तो फिर वापिस आपके बॉन्ड्स और वो सब में इन्वेस्ट किए होते, वहां भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। ऊपर से on the top, asset cycle quality cycle seems to be peak out in the sense it can be deteriorate। यानी देखो, लार्ज बैंक्स का जो एनपी है 0.03 से 0.05, ओके 0.05 नहीं, 0.3 से 0.5 के बीच में। यहाँ जीरो तो नहीं कर सकते ना एनपीए, जो मैंने बोला। तो यानी आप ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए, तो वहां से अभी पैसे बचा नहीं पाओगे इतना। शायद यहां से रिवर्स हो सकता है, लेकिन यहां से कम कितना होगा, रैली 1-2 पॉइंट और कम हो सकता है, जीरो तो नहीं हो सकता है। तो वहां भी एनपी आपने ऑलरेडी जितना घटाना था घटा लिया है। ओके, सी आई एम नॉट गिविंग यू अ स्कैरी पिक्चर, आई एम जस्ट शोइंग यू अ मिरर व्हाट इज हैपनिंग इन द बैंकिंग industry. Okay, so don't take it another way, but yes, I want to show you the right no picture, because at the end of the day your money is in stake. Correct, तो बेसिकली ये बहुत ही ऑप्टिमल, इवन इवन पीएसयू के भी एनपीए बहुत नीचे आ गए, और उसका बेनिफिट पीएसयू को मिल चुका है। ऑलरेडी स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका है, ऑलरेडी स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका है। And unless until banks see improvement in their operating expense, which banks have shown, profit growth of these at least will moderate। यानी unless आप अपना खर्चा बचाओगे, नहीं तो प्रॉफिट थोड़ा कम रहता है।
ओके, क्योंकि एनपीए से अगर नहीं मिलेगा, नीम्स थोड़ा प्रेशर में है, तो रहा क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट रही। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट बचा बचा के कितना बचाओगे? वो भी एक बड़ी दिक्कत है कि एक लेवल तक कम करोगे ना, उससे तो कम नहीं कर पाओगे। तो वहां भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि एक तो वहां से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, बट कितना करोगे वो देखना रहेगा। ओके, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सिमिलरली, some uncertainties can impact the banking. Is the bank may face reduced demand for loans and other financing for the major source of bank to make money। यानी वही है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ इकोनॉमी में तो एक प्रॉब्लम है कि लोन की डिमांड कम होगी। दूसरा तो मैंने जो बोला, कासा रेशियो लाइकली टू फेस ऑनगोइंग चैलेंजेस लीडिंग टू अ ओवरऑल स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ अक्रॉस द बैंकिंग। करेक्ट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बेसिकली कासा रेशियो कम हो गया है, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगा इनके लिए मेजर, और उसके वजह से भी मार्केट गिर रहा है। ठीक है, और स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं। कासा रेशियो अगर आप देखोगे ना, 2020 9.6 था, जो बढ़ के 13.5 है, अभी वो 12.6 है। लेकिन आगे आगे देखना पड़ेगा कि कासा रेशियो कैसे रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिमिलरली तो 1 minute। So one thing I want to tell you through this, as simple as that कि एज ए इन्वेस्टर ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में डाल रहे हो। ये टेम्पररी भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोलो कि ये परमानेंट है, लेकिन कितना टाइम लगेगा वो हमने देखना है। तो तब तक बैंकिंग, लेकिन आप बोलोगे कितना गिरेगा, यहाँ से गिरने के चांसेस थोड़े कम रह जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स बढ़े ही नहीं है। बैंकिंग इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया ही नहीं है कंपेयर टू इफ यू टॉक अबाउट द निफ्टी एंड अदर सेक्टर्स। करेक्ट, डिफेंस ले लो, पीएसयू, रिन्यूएबल, उसके सामने तो यानी गिरने के चांसेस कम है, लेकिन बढ़ने में भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी बैंक बढ़ी। उसमें भी मैं सच बताऊं तो जो वेल मैनेज बैंक है ओवर द इयर्स उनके परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू जो बैंक्स इतने वेल मैनेज नहीं है। द रीजन आई टेल यू, इन सब सिचुएशन से बाहर निकलना इजी नहीं होता है। और अगर ये इंटरेस्ट रेट कट होता है और अगर बेसिकली लोन ग्रोथ में अच्छी खासी डिमांड होती है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली ये सितंबर के बाद देखना पड़ेगा कि जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो किस तरह से बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते हैं। अभी तो जो मैंने बोला यही सिचुएशन के वजह से बैंकिंग गिरे हुए। तो क्या आपको बैंक्स में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए? करना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये साइकिल्स होती है, ये आती है जाती है। बस एक कासा रेशियो का थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कहाँ जाके रुके, लेकिन एक 3-4 महीने में हम लोग जजमेंट नहीं दे सकते। थोड़ा देखना होगा। देखो बैंक स्मार्ट इनफ है, इतनी बड़ी-बड़ी बैंक्स हैं वो भी स्मार्ट इनफ है कि इन सब इकोनॉमिक साइकिल को कैसे ओवरकम करना उनको पता होता है। सो आई थिंक दे विल वर्क ऑन दैट एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट, नो डाउट अबाउट इट। सो लेट्स सी क्या होगा। बट आई थिंक अगर थोड़ा नीचे आते हैं बैंक तो लेने में कोई प्रॉब्लम। देखो बैंक एट द एंड बैंक इज लाइक अ ब्लड इन अ बॉडी। ओके, तो इकोनॉमी को बढ़ना है तो बैंक्स को तो बढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा वो कहते हैं ना, थोड़ी ब्रेक लगी हुई है कुछ महीनों से, तो ये चीज आपको ध्यान में लगना है। ओके, चलेगा। सो दैट इज what I wanted to tell you। कैसा लगा सेशन गाइस? You got value or not? Then just a V for value। And guys, I want everybody that basically like this video। Okay, please like this video। और गाइस अगर आपने हमारा वर्कशॉप अभी तक अटेंड नहीं किया है, मैं लिंक दे रहा हूँ, आप प्लीज वो अटेंड करना वर्कशॉप, जिससे आपको पता है कि किस तरह से ज्यादा अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाए। एंड जस्ट ए वी फॉर वैल्यू इन द चैट अगर आपको ये अच्छा लगा है तो। TSG बोल रहे कि आई एम अ मैनेजर इन SBI एंड मेजर रीजन इज लैक ऑफ डिपॉजिट नाउअडेज पीपल वांट टू। यस TSG, देखो TSG खुद बैंक मैनेजर, वो खुद बोल रहे हैं, और वही रीजन है। नहीं तो आपका फंड कहाँ से आएगा? आपको बेसिकली वही एक तरह का रॉ मटेरियल है इनके पास, और कोई रॉ मटेरियल तो है नहीं। तो इसमें 100% फर्क तो पड़ेगा ही। ओके, चले। यस, 1 minute। या अगर अच्छा, आई टेक 5 minutes का Q&A, ज्यादा नहीं लेंगे। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो यस, you can enroll to our
मास्टर क्लास जो 1500 की सीटें हम लोग फ्री में अभी दे रहे हैं, आप एनरोल कर सकते हो उससे। सो यस संतोष, रतन वैल्यू, चेको, प्रतिमा, ओके ओके। Frauds and scam in banks are another reason for people not meeting deposit. हाँ नलिनी, बट नाउ इट इज लिटिल बिट लेस, पहले जितना था उतना नहीं है अभी, अभी काफी कम हो चुका है। एंड अब देखे ना, अब यू कैन सी द एनपीए, द वे आई शोन यू द चार्ट आल्सो ना, द वे एनपीए इज फॉलन, दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि ये फ्रॉड्स और स्कैम्स थोड़े एट अ बैंक लेवल थोड़े कम हो गए। एंड पीएसयू में एक बड़ा ओवरहॉल आया, आरबीआई ने बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रू टाइट किए है, तो ना वहाँ एक बड़ा ओवरहॉल आया ना, और उसमें काफी अच्छी तरह से ना एनपीए मेंटेन हो चुके हैं। ओके यस या ठीक है, यस हिमांशु वैल्यूएबल, श्री, ओके 1 minute, 1 minute, या just a minute. Which is the best bank to open new account for my daughter who has महेश, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है महेश, ऑल दीज आर अंडर आरबीआई। तो बैंक का एक चीज है, कोई भी बैंक डिफॉल्ट नहीं करेगी, इट विल नेवर डिफॉल्ट। इवन यू सी यस बैंक में क्या हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या हुआ, सो आई डोंट थिंक एनी बैंक विल बी डिफॉल्टेड। हाँ आप ऑल दिस टॉप बैंक्स है उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, एच डी एफ सी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, प्राइवेट बैंक्स में चले जाओ, एसबीआई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक्स आर सेफ, बट एज ए इन्वेस्टर we are seeing ये कि whether we are going to earn money or not, that is why we are having this session, correct? Yes, Mansukh Lal, okay, thank you. Good insight, okay, so keep this in mind guys, and overall one thing I wanted to tell you guys कि ऐसा नहीं है कि आप बैंक्स में डालें। मैं जाने से पहले अभी एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप पैसे मत डालो, पैसे डालो, लेकिन अगर थोड़ा नीचे आता है तो आप डाल सकते हैं। इवन डिस लेवल में भी बैंक्स बड़े नहीं है, लेकिन वो थोड़ा हमें 2-3 क्वार्टर शायद हमें पेन झेलना पड़े कि शायद इतनी रिकवरी, मेरे हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा बाद में, आई थिंक एक तरह से रिकवरी आप देख सकते हो। ओके Kepal, which 5 banks shall be considered? Kepal, I cannot give you direct recommendation यहाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कॉम्प्लायंस में, सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिसिस है, तो डायरेक्टली मैं तो आप बट वी आर प्रोवाइडिंग अ टीएच रिकमेंडेशन से, आप वो सेशन अटेंड करके वहाँ आपको पता चलेगा ज़्यादा। ओके वहाँ लेकिन रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बता दें करते हैं। ओके people are asking OTP and wiping out. Yes, Nalini, that is 100%. वो तो होता है, but we have to be careful, at least through UPI and all that, we have to be extra careful. Correct? Yes. चलो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, थैंक्स नलिनी। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, मुझे ये सेशन लंबा नहीं खींचना है, आई थिंक 40-45 मिनट्स आर ओके, फिर वो बहुत लंबा हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर अटेंडिंग। होप आपको इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट पता चला होगा कि किस तरह से बैंक्स क्यों परफॉर्म नहीं करे। आप ये वीडियो वापस दे सकते हो अगर कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं चला हो तो। सो सी यू देन, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस वीकेंड। ओके चले तो गाइस, सी यू देन, बाय बाय।